आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। ओके, आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडजेक्टिव। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, आप वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, राइट? कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बच्चा अक्सर गलतियां करता है। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं जहां से हम स्टॉप किए थे। फिर हम डिस्कस कर रहे थे यूज ऑफ लेट, लेटर एंड लेटेस्ट। ओके, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम एक बार फिर देख लेते हैं यूज ऑफ, ओके, यूज, हम पेन चेंज कर लेते हैं, राइट? ओके, बताते हैं यूज ऑफ लेटेस्ट एंड लास्ट। लेटेस्ट एंड लास्ट। देखिए, अगर लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट। ओके, लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, जो हाल में ही हुआ हो। और लास्ट का मतलब होता है सबसे आखिरी वाला। ठीक है, क्रम में जो सबसे आखिरी में होता है उसके सेंस में लास्ट का यूज किया जाता है, जबकि लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट। सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में देखें, व्हाट इज द लेटेस्ट, द लेटेस्ट न्यूज of the day, of the day is that India have won the match. India have won the match. अब देखिए, यहां पे हम लास्ट का यूज नहीं कर सकते भाई। लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे जो अभी हाल की खबर है, वह यह है कि भारत ने क्या किया है, मैच को जीत लिया है। तो अभी रिसेंट के सेंस में हम यूज करते हैं लेटेस्ट का। ओके, हम चाहे तो लेटेस्ट के स्थान पे यहाँ रिसेंट का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट का यूज कहाँ किया जाता है? लास्ट का यूज किसी भी ऑर्डर, किसी भी सीरीज की जो आखिरी वाला पहलू होता है उसको शो करने के लिए हम लास्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लास्ट चैप्टर, the last chapter of this book is very interesting। क्या लिखा है? द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे मैं क्रम की या सीरीज की आखिरी वाले छोर की बात कर रहा हूं, यहां क्या आ जाएगा? लास्ट आ जाएगा। इसको बराबर में दिमाग रखिए, यहां से बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। ठीक है, ओके, राइट? तो जो लास्ट होता है, जो फर्स्ट होता है, इसका यूज सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। और ध्यान दीजिए, इसका यूज हमेशा दो से अधिक ले किया जाए। कल ही पढ़ाए थे, जब दो की बात करनी हो तो हम लेटर और फॉर्मर का यूज करते हैं। अगर दो से ज्यादा की बात हो जाए तो हमेशा क्या है, लेटर के स्थान पे लास्ट का यूज किया जाता है, और फॉर्मर के स्थान पे फॉर्मर के स्थान पे हमेशा हम फर्स्ट का यूज करते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ? आइए कुछ और समझते हैं। हम बात करते हैं एल्डर और ओल्डर में। एल्डर और ओल्डर में फर्क क्या है, सेंटेंस में इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको फंसाया जाता है, ये देख लेते हैं। यूज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। यूज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। ओके, आइए एल्डर हम और ओल्डर के बारे में सीखते हैं। ठीक है, जो एल्डर होता है वो एक ही परिवार के सदस्यों के लिए यूज किया जाता है, राइट? एल्डर इज यूज्ड, इसको समझ लेते हैं। एल्डर elder is used to refer the members to the members of the same family, of the same family, while
older is used for the person as well as for the things, आइए इसको हिंदी में समझते हैं। क्या लिखा है कि एल्डर इज यूज टू रेफर टू द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एल्डर का यूज सेम फैमिली के मेंबर्स को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो ओल्डर होता है इसका यूज हम क्या करते हैं, इसका यूज हम पर्सन के लिए भी करते हैं और थिंग्स के लिए भी करते हैं। आई मीन इंसानों के लिए भी किया जाता है और वस्तुओं के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वहां से हम चीजों को और समझ पाएंगे। समझते हैं माय एल्डर ब्रदर, राइट। अगर हम कहें माय एल्डर ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर इन मुंबई। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माय ओल्डर ब्रदर, माय ओल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर इन मुंबई, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, सेंटेंस ए आपका गलत हो जाएगा भाई। अब देखिए इसको हम समझा देते हैं, राइट। इतना क्लियर है? तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया और ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपने भाई की बात कर रहे हो इसलिए एल्डर आया है। और यहाँ पे क्या है, हमने कहा जो सेम फैमिली के पर्सन होते हैं वहां पर ओल्डर का यूज अवॉइड किया जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप सेम फैमिली के सेंस में भी क्या करते हो, आप ओल्डर का भी यूज करते हैं। लीजिए कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर सेम फैमिली पर्सन के सेंस में आप ओल्डर का यूज कर सकते हो। ओके, किस सिचुएशन में करते हैं, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। जैसे अगर कहा जाए माय ब्रदर इज 3 years older than I। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माय ब्रदर इज 3 years older than I। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माय ब्रदर इज 3 years elder to me। यहां पे सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जहां पर उम्र की बात हो, जहां पर एज या उम्र की बात हो, वहां पर हमेशा ओल्डर का यूज किया जाता है, वो चाहे सेम फैमिली के मेंबर्स ही क्यों ना हो। वहां पर एल्डर का यूज आप अवॉइड करिए। और एल्डर का सुपरलेटिव डिग्री होता है एल्डेस्ट। क्या होता है एल्डर का, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ओल्ड से ही करते हैं। ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड इसकी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। ओल्ड क्या है, इसकी पॉजिटिव डिग्री है। ओल्ड के अपने दो कंपैरेटिव होते हैं, एल्डर भी होता है और ओल्डर भी होता है। और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, एल्डेस्ट होता है और ओल्डेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसका यूज कहां कहां होगा, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। इसे हम कहें, ओके, रवि इज माय एल्डेस्ट ब्रदर। सुनते हैं, रवि इज माय एल्डेस्ट ब्रदर। इसको हम ऐसे नहीं लिख सके
इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, रवि इज माय ओल्डेस्ट ब्रदर, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब तक एज ना दी हो, 2 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, 8 साल बड़े हैं, जब तक एज ना दी हो, आप सेम फैमिली पर्सन के लिए आप ओल्डर का यूज मत किया करिए, उसे अवॉइड किया करिए, आप एल्डर का यूज किया करिए। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हमने कहा जो ओल्डर होता है, जो ओल्डर होता है ओके, और जो ओल्डेस्ट होता है, इसका यूज आप पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हो। जबकि जो एल्डर होता है और जो एल्डेस्ट होता है, इसका यूज केवल आप पर्सन के लिए करोगे, आप थिंग के लिए नहीं कर सकते। एक एग्जांपल आइए और देखते हैं। जैसे द राम द राम जान द राम जानकी टेम्पल is the oldest temple, is the oldest temple of this city। यहां पे सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पे जो ओल्डेस्ट का यूज किया गया है वो इस राम जानकी टेम्पल में किया गया है, राइट। तो यहाँ पर जो ओल्डेस्ट है इसका यूज टेम्पल के लिए किया गया है और सेंटेंस बिल्कुल सही है। हम नहीं लिख सकते द राम जानकी टेम्पल इज द एल्डेस्ट टेम्पल ऑफ दिस सिटी, सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बातें आई होप समझ में आ रही होंगी। तो एल्डर का यूज कहाँ किया जाता है, ओल्डर का यूज कहाँ किया जाता है, आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और समझते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और आपको आगे ले चलते हैं। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्लासेस कैसे लगी उसको फीडबैक दीजिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और समझते हैं। यूज ऑफ फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। ठीक है, यूज ऑफ ओके फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। फर्स्ट का यूज कहां किया जाता है और फोरमोस्ट का यूज कहां किया जाता है, आई विल समझते हैं इसको वन बाय वन। ओके, फर्स्ट इज यूज। अब दोनों क्या हैं, दोनों आपके सुपरलेटिव डिग्री हैं, राइट। अब देखिए आपको समझा देते हैं। फोर ये बना कहां से है, एक फोर से बना है, फोर है, राइट, फोर है, फार्मर है, फर्स्ट है और फोरमोस्ट है। क्लियर है। फोर क्या है, फोर मीन्स पहले या आगे। फोर क्या है, आपका पॉजिटिव डिग्री है। फॉर्मर क्या है, आपका कंपैरेटिव डिग्री है। और इसके दो सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं। इसके दो मतलब क्या है, एक फर्स्ट भी होता है और क्या होता है, एक फोरमोस्ट होता है। अब हमें ये समझना है कि फर्स्ट का यूज कहां किया जाता है और फोरमोस्ट का यूज कहां किया जाता है। देखिए फर्स्ट इज यूज्ड first is used to refer to order sequence or position
while foremost is used to express importance and influence। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि फर्स्ट इज यूज्ड टू रेफर टू ऑर्डर, सीक्वेंस और पोजीशन, व्हाइल फोरमोस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस। फोरमोस्ट का यूज इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस को शो करने के लिए किया जाता है, जबकि फर्स्ट का यूज हम ऑर्डर, सीक्वेंस या पोजीशन को रेफर करने के लिए हम करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहें एग्जाम्पल, आइए दोनों के एग्जाम्पल को हम समझ रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बच्चा इसको लेके हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। हम कहें विराट कोहली इज द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। सेंटेंस हमारा गलत हो गया भाई, क्योंकि विराट कोहली से पहले भी तो बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं। तो फर्स्ट मींस क्या होता है, सीरीज में पहला वाला। सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा भाई। अगर मैं कहूं विराट कोहली इज द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम, सेंटेंस टोटली गलत है, बिकॉज विराट कोहली से पहले भी कई प्लेयर्स आए हैं। लेकिन अगर मैं कहूं विराट कोहली विराट कोहली इज द फोरमोस्ट प्लेयर, ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां पर बात हम सीरीज की नहीं कर रहे हैं, यहां पे बात इंपॉर्टेंस की जा रही है। तो फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, द फोरमोस्ट इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए, द फोरमोस्ट या फोर मोस्ट इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ, इंपॉर्टेंस के रूप में हम विराट कोहली को सबसे पहले रख सकते हैं, लेकिन हम सीरीज के रूप में विराट कोहली को सबसे पहले हम नहीं रख सकते भाई। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, विराट कोहली इज द फोरमोस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है। लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे हम फर्स्ट और फोरमोस्ट का यूज, दोनों का यूज हम एक साथ कर सकते हैं। हाँ, यहां अब कुछ सिचुएशंस ऐसी जहां पे फर्स्ट आएगा, कुछ सिचुएशंस ऐसी जहां पे फोरमोस्ट आएगा। समझिए, पहले कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे केवल आप फर्स्ट का यूज कर सकते हो, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जहां पे आप केवल फोरमोस्ट का यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ सिनेरियो, कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होती हैं जहां पे आप फर्स्ट और फोरमोस्ट दोनों का यूज एक साथ कर सकते हो। आइए हम सबके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। हम कहें पंडित नेहरू was the first PM of India। ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि ये सिरे भाई देश के जब आजाद हुआ था तो उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू ही जी थे। हाँ, तो यहां पे हम चाहें तो फर्स्ट और फोरमोस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सबसे पहले भी थे और सबसे ज्यादा क्या थे, इंपॉर्टेंट में भी वो क्या थे, ज्यादा थे। तो इंपॉर्टेंस में भी वो पहले थे और क्या थे, सीरीज में भी वो पहले थे। तो यहां पे हम चाहें तो फर्स्ट और फोरमोस्ट दोनों का यूज हम कर सकते हैं। यहां पे हम चाहें तो लिख सकते हैं पंडित नेहरू was the first
was the first and foremost PM of India। हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और फोरमोस्ट दोनों को जस्टिफाई किया जा सकता है। हाँ, दोनों के मतलब अलग अलग होंगे। फर्स्ट मीन्स सीरीज में पहले थे, सही है भाई, और फोरमोस्ट मीन्स इंपॉर्टेंस में भी पहले थे, ये भी सही है। तो यहां पर हम दोनों को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम इसको अगर ऐसे कहें, विराट कोहली was the first and foremost captain of Indian cricket टीम। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? अब सेंटेंस हमारा गलत हो गया। गलत होने की वजह क्या है? विराट कोहली से पहले भी तो कई कप्तान हुए हैं, तो फोरमोस्ट लिखना यहाँ पे क्या है? सेंसिबल मीनिंग कन्वे करेगा, लेकिन फर्स्ट लिखना यहाँ पे सेंसिबल मीनिंग कन्वे नहीं करेगा और इसे आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो आई होप आपको फर्स्ट का, फोरमोस्ट का और दोनों का यूज कहां कहां हम कर सकते हैं बिल्कुल सही है। आइए एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। जैसे कहें, discipline is the first and foremost topic of our डिस्कशन। सेंटेंस बिल्कुल सही। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। ओके, हमारे डिस्कशन का डिसिप्लिन सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है। यहां पे सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे फर्स्ट और फॉरमोस्ट दोनों को जस्टिफाई किया जा सकता है और उस सिचुएशन में ये सही भी हो जाता है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। आइए और हम आगे आपको कुछ एडवांस टॉपिक पे ले चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव्स होता है, एडजेक्टिव को दो भागों में कैटेगराइज कर लिया जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं आइए समझाते हैं आपको एग्जांपल से। देखिए, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को दो भागों में कैटेगराइज कर लिया जाता है। ओके, पहला क्या होता है? ग्रेडेबल्स। आज हम सब समझाएंगे, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला क्या होता है? ग्रेडेबल्स। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नॉन ग्रेडेबल्स। राइट, हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं उनको दो भागों में बांट लिया जाता है। पहला होता है ग्रेडेबल्स, दूसरा क्या होता है? नॉन ग्रेडेबल्स। हमें ये समझना है ग्रेडेबल्स क्या होता है और नॉन ग्रेडेबल्स क्या होता है। देखिए, ऐसे एडजेक्टिव्स, ओके समझिए, ऐसे एडजेक्टिव्स the adjectives that fluctuate in degrees is called gradables। ओके, क्या लिखा है? द एडजेक्टिव दैट फ्लक्चुएट इन डिग्रीज इज कॉल्ड ग्रेडेबल्स। ओके, आइए हम समझाते हैं एग्जांपल से। बाय द वे, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक मेजरमेंट की यूनिट है। राइट, ये क्या है? एक मॉडरेट लेवल है। ओके, चीजों को समझते चलिए, एक मॉडरेट लेवल है। ओके,
यहां से आप जैसे ऊपर जाएंगे, यहां से आप क्या है, हॉट है, तो यहां से आप जैसे क्या है, यहां से आप जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, एक कोल्ड होगा, और ऊपर चले गए ये क्या हो गया, कोल्डर हो गया, और ऊपर गए क्या हो गया, ये हो गया कोल्डेस्ट। बातें समझ में आ रही हैं? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आप क्या है, आपके हॉट से कोल्ड में, कोल्ड से कोल्डर में, और कोल्डर से कोल्डेस्ट में चेंज होता चला जाएगा। आप नीचे आइए, ये हॉट है, यहां आके क्या हो गया, यहां हॉटर हो गया, और आप नीचे आके यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हॉटेस्ट। ओके, तो क्या है, ये सारे जो जो जिन 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 एडजेक्टिव्स को आप डिफरेंट डिग्रीज में चेंज कर लेते हो, जैसे ब्रेव है, कोई ब्रेबर होगा, कोई ब्रेवेस्ट होगा, तो जिन एडजेक्टिव्स की अपनी 3 डिग्रियां होती हैं, जिन एडजेक्टिव्स की डिग्री को चेंज किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है ग्रेडेबल्स, राइट। जैसे हम कहें कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ब्रेव, ब्रेबर, ब्रेवेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये सारे एडजेक्टिव जिनको ग्रेड में बांटा जा सकता है उन्हें ग्रेडेबल्स कहा जाता है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एकदम या तो लोएस्ट पॉइंट को बताएंगे या एकदम क्या करते हैं, एकदम टॉप पॉइंट को बताएंगे। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो या तो लोएस्ट पॉइंट को बताएंगे या जो हमेशा एकदम टॉप पॉइंट को बताएंगे। इन्हें कहा जाता है नॉन ग्रेडेबल्स। जैसे हम कहें एक्सेलेंट, राइट, राइट, रॉन्ग, यूनिक। मतलब अभी समझाएंगे आपको, एक्सलेंट है, राइट है, रॉन्ग है, यूनिक है, सब क्या है, ये आ जाएंगे नॉन वेरिएबल्स में। इन्हें आप कम ज्यादा नहीं कर सकते भाई। आइए आपको एग्जांपल समझाएंगे, चलो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव। जैसे ग्रेडेबल्स, जैसे स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। देखिए ये जो स्मार्ट की डिग्री है वो फ्लक्चुएट कर रही है ना, स्मार्ट हो गया, वेरी स्मार्ट हो गया, स्मार्टर हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया, वाइज, वाइज, वाइजर, वेरी वाइज, वाइजेस्ट। तो इनकी डिग्रीज क्या हो रही है, बदल रही है, राइट। तो इनकी जो डिग्रीज बदल तो क्या है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना। एक इसमें आ जाएंगे, ए आ जाएंगे, किसमें, ए आ जाएंगे ग्रेडेबल्स में। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, वो कम ज्यादा उनमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होता, वो या तो टॉप पॉइंट को बताते हैं या लोवेस्ट पॉइंट को बताते हैं। उन्हें कहा जाता है नॉन ग्रेडेबल्स। हम कहें यूनिक, यूनिक। अगर यहां पे हम लिख दें वेरी यूनिक तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा भाई, फ्रेज हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहां पे लिखे एक्सेलेंट और यहां पे लिखे वेरी एक्सेलेंट और यहां पे लिखे मोस्ट एक्सेलेंट, तो ए भी गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके आगे वेरी का, मच का, मोर का हम इन सब का यूज नहीं करते, क्योंकि एक टॉपेस्ट एकदम टॉप पॉइंट को बताएंगे, एकदम लोएस्ट पॉइंट को बताएंगे। इनके साथ हम वेरी, मच या मोर का यूज नहीं करते। बातें समझ में आ रही हैं? राइट है, रॉन्ग है, इनोसेंट है, एक्सलेंट है, यूनिक है, एग्जॉस्टेड है, डिस्परेट है, राइट। तो दीज एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड नॉन ग्रेडेबल्स। अब बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे आते हैं, राइट। अब उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं, राइट। आइए,
द बिल्डिंग, द बिल्डिंग, that is being constructed on the other side of the road looks very unique। अब देखिए, अगर आपने चीजों को सही से नहीं पढ़ाया तो आप 100% गलतियां ही करोगे। क्या लिखा हुआ है? द बिल्डिंग दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड लुक्स वेरी यूनिक। वह बिल्डिंग जो सड़क के उस पार बनाई जा रही है वो बहुत बढ़िया दिखती है भाई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेरी यूनिक। अगर आपने चीजों को सही से नहीं पढ़ा है, आपने चीजों को समझा नहीं है, तो सेंटेंस आप गलत कर दोगे। ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, और ये क्या है? सी पार्ट है। आखिर क्या हो जाएगा? नो एरर। तो ध्यान से देखिए, गलती किस पार्ट में है? गलती सी पार्ट में है। यहाँ पे वेरी यूनिक नहीं होगा, बिकॉज जो यूनिक है वो यूनिक ही रहेगा ना। जैसे हम कहें दिस फ्लावर इज रेड, दिस फ्लावर इज रेड, बट दैट फ्लावर इज वेरी रेड। तो सेंटेंस गलत हो गया भाई। जो लाल है वो लाल ही रहेगा, उसमें आप बेरी का यूज नहीं करोगे। लाल में लालम लाल थोड़ी हो जाएगा, या कालम काला थोड़ी हो जाएगा। काले में आप कितना भी काला मारो, काला ही रहेगा ना। ओके, तो क्या है? रेड का रेड क्या है? रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है, कंप्लीट है, सर्कुलर है, राइट, यूनिक है, एक्सलेंट है, राइट है, रॉन्ग है, इनोसेंट है, ओके, डिस्परेट है, एग्जॉस्टेड है। तो दीज आर नॉन ग्रेडेबल्स। इनके साथ वेरी का, मच का, मोर का, मोस्ट का यूज आप मत करिए। करेंगे तो गलत हो जाएगा। आइए एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में इनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चा अक्सर फ्लैट हो जाता है, हमें उसे समझ नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। आइए एक दो सेंटेंस हम और देखते हैं। Being a very innocent girl, being a very innocent girl, she cannot differentiate, she cannot differentiate the right and the wrong। देखो, जो समझा है, जिसने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसके लिए सवाल बहुत आसान। लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है वो जिंदगी भर नहीं कर पाएगा भाई। क्योंकि सेंटेंस को पढ़ने से आप एरर नहीं निकाल सकते। सेंटेंस पढ़ने से बिल्कुल सही नजर आ रहा है। बीइंग अ वेरी इनोसेंट गर्ल, बहुत भोला होने के नाते, बहुत मासूम होने के नाते वो सही में और गलत में फर्क नहीं कर पाती, या वो सही आदमी और गलत आदमी में फर्क नहीं कर पाती भाई, क्योंकि बहुत मासूम है। आइए, ए पार्ट है, ए क्या है? बी पार्ट है, ए क्या है? सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत कहां चले जाओगे? आप चले जाओगे इस ए पार्ट में ना, बिकॉज वेरी नहीं होता भाई। जो इनोसेंट है वो इनोसेंट ही रहेगा, उसमें वेरी का यूज आप नहीं कर सकते। तो बीइंग अ इनोसेंट करोगे, बीइंग अ इनोसेंट गर्ल करोगे, आप बीइंग अ वेरी इनोसेंट गर्ल नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहो तो एक वर्ड यूज कर सकते हो, वेरी इनोसेंट, एक गलत हो जाएगा। आप चाहो तो एब्सोल्युटली इनोसेंट का यूज आप कर सकते हो। ओके, इनके साथ जितने भी हमने एडजेक्टिव्स बताए थे नॉन ग्रेडेबल्स वाले, इनमें वेरी का, मच का, मोर का, मोस्ट का यूज नहीं किया जाता, और ना ही इनका कंपैरेटिव बनता है और ना ही इनका सुपरलेटिव बनता है। लेकिन हाँ, एक चीज चाहो तो आप कर सकते हो, इनके साथ आप चाहो तो एब्सोल्युटली का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो?
इनके साथ आप चाहो तो एब्सोल्युटली का यूज कर सकते हो। यहाँ पे ए सही हो जाएगा, एब्सोल्युटली इनोसेंट। एब्सोल्युटली इनोसेंट ए सही हो जाएगा। बातें आई होप आपको समझ में आ रही है, राइट। एब्सोल्युटली इनोसेंट ये सही हो जाएगा, लेकिन आप वेरी इनोसेंट नहीं कर सकते, राइट। जैसे एक सवाल हम और देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और आपको लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे I have worked throughout the day. Okay, and I am very exhausted. राइट हाँ, कुछ एडजेक्टिव हम सब लिखवा देते हैं देखो, ताकि आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिले। भाई एक कौन कौन से होते हैं, देखो जितना हम लिखवाएंगे इससे आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे लिखवाएंगे उनसे आपका काम हो जाएगा। जैसे एग्जॉस्टेड है, डिस्परेट है, ओके, यूनिक है, एक्सलेंट है, राइट है, रॉन्ग है, इनोसेंट है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, ओके, परफेक्ट है, सर्कुलर है, रेड है, वाइट है, पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, राइट। दीज आर द एडजेक्टिव्स दैट आर कंसीडर्ड नॉन ग्रेडेबल्स। ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें नॉन ग्रेडेबल्स माना जाता है। इनके साथ आप वेरी का, मच का, मोर का, मोस्ट का यूज आप मत करिएगा। अगर आप चाहो तो सबकी हिंदी हम बता दें। एग्जॉस्टेड मींस क्या होता है, कंप्लीटली टायर्ड। क्या होता है, एग्जॉस्टेड मींस होता है कंप्लीटली टायर्ड, बिल्कुल थका हुआ। डिस्परेट मींस क्या होता है, बिल्कुल हताश। डिस्परेट का मतलब होता है बिल्कुल हताश या निराश, ओके। यूनिक मींस क्या होता है, अनोखा, ओके। हाँ, एक और सुप्रीम, राइट। एक्सेलेंट मींस क्या होता है, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, ओके। राइट मींस आपको पता ही है, सही। रॉन्ग मींस क्या होता है, गलत। इनोसेंट मींस क्या होता है, मासूम। कंप्लीट मींस क्या होता है, पूरा। परफेक्ट मींस क्या होता है, ओके, परफेक्ट मींस पूर्ण, पूरा। सर्कुलर गोलाकार, रेड लाल, व्हाइट सफेद, पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, ओके। सुप्रीम सर्वोत्तम, पैरामाउंट। राइट, ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें नॉन ग्रेडेबल्स कहा जाता है। इनके साथ आप बताएं वेरी, मच, मोर, मोर का, मोस्ट का यूज आप नहीं कर सकते, और ना ही इनकी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनती है। क्यों नहीं बनती, ये सारी रीजंस आपको बताया जा चुका है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या लिखा है, आई हैव वर्कड थ्रू आउट द डे टुडे। आई हैव वर्कड थ्रू आउट द डे, ओके। मैंने दिन भर काम किया है, इसलिए मैं पूरी तरह थक चुका हूं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड लिखा है, इसका मतलब ये होता है कंप्लीटली टायर्ड। जब इसमें कंप्लीटली टायर्ड का मतलब पहले से ही इन्वॉल्व है, तो इसमें आपको अलग से वेरी लिखने की आवश्यकता नहीं। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर बाय द वे ए पार्ट है, ए बी पार्ट है और ए सी पार्ट है, और आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। तो गलती किस पार्ट में आएगी, गलती आपका आ जाएगी सी पार्ट में, वेरी आप हटाइए। आई एम एग्जॉस्टेड लिख सकते हैं, हाँ आप चाहो तो लिख सकते हो आई एम एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, लेकिन वेरी का यूज आप नहीं कर सकते।
आई होप ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं और इनके बेसिस पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये कुछ और यूज है, हम आगे देख लेते हैं उनको, ठीक है। देखिए, अगर एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना की जाए, अगर एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए तो वहां भी हम क्या करते हैं, वहां भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, हम मच या मोर का यूज करते हैं। पहले आप एग्जांपल समझाते हैं। सब क्या है, राम इज स्मार्टर देन वाइज। देखिए यहां पे वाइज भी कौन है, वाइज भी राम, और स्मार्ट भी कौन है, स्मार्ट भी राम। तो यहां पर एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जा रही है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कभी हम ई आर वाला कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। सेंटेंस हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, राम स्मार्ट ज्यादा है, बुद्धिमान कम है, या राम समझदार होने की अपेक्षा सुंदर ज्यादा है। यही तो कह रहा है ना। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, अगर वो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जा रही है, तो जहां पर एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाता, उनके साथ हम मोर का यूज करते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाएगा, राम इज मोर स्मार्ट, राम इज मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट, राम इज मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, राम इज मोर स्मार्ट देन इंटेलिजेंट। समझ में आया? ओके, आइए एक चीज और देखते हैं, एक मिनट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसे अगर एक सेंटेंस में एक बार आपने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है तो दोबारा आप जो भी एडजेक्टिव लिखेंगे वो कंपैरेटिव वाला ही लिखेंगे। अगर एक बार सेंटेंस में आपने यूज कर दिया है सुपरलेटिव डिग्री का तो आगे जो एडजेक्टिव्स आएगा वो सुपरलेटिव की ही आएगी, राइट। आप एक सेंटेंस में एक बार पॉजिटिव और एक बार कंपैरेटिव नहीं लिख पाएंगे, या एक बार कंपैरेटिव और एक बार सुपरलेटिव नहीं लिख पाएंगे। आइए आपको समझाते हैं एग्जांपल से। सुनते हैं, सौरभ is the wisest and handsome boy in the class, handsome boy in the class। सेंटेंस हमारा गलत हो गया है। गलत होने की वजह क्या है, एक बार आपने लिखा सुपरलेटिव डिग्री और एक बार आपने लिखा पॉजिटिव डिग्री। सेंटेंस आपका गलत हो गया है भाई, राइट। अब इसको सही कैसे किया जाए, तो सही आप कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। ये सेंटेंस तो गलत है। अब दोनों आप, वाइजेस्ट आपका सुपरलेटिव में है तो हैंडसम भी आपको सुपरलेटिव में ही लिखना होगा। तो इसको सही कैसे किया जाए आइए देखते हैं। ए हो जाएगा सौरभ इज द वाइजेस्ट, सौरभ इज द वाइजेस्ट एंड most handsome boy in the class। सेंटेंस हमारा सही हो गया, ओके। सौरभ इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास। अब यहां पे देखिए, अब आपका बैलेंस बराबर हो गया ना। यहां भी क्या है सुपरलेटिव और यहां भी क्या है सुपरलेटिव। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और हाँ, अगर हमने आर्टिकल द का यूज भी दोनों के साथ कर दिया है तो भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको हर चीज पे ध्यान देना होगा। आपको कई बार एग्जाम में दिया जाता है भाई, कई बार एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, देखिए क्या समझाते हैं। एग्जाम में आपको फंसाएगा और आपको ऐसे देगा, और हाँ बच्चा हल्का सा भी अगर दिमाग नहीं लगाया सेंटेंस क्या करेगा, वो रॉन्ग करके चला जाएगा।
ओके, जैसे अगर हम कहें सौरभ, इसी सेंटेंस को हम देख लेते हैं। अगर हम कहें सौरभ इज द wisest and the most handsome boy, इन द क्लास। अब देखिए आपके सामने अगर सेंटेंस को आप पढ़ेंगे ऐसे ओरली तो आपको कहीं कोई एरर नजर नहीं आएगी जब तक आप चीजों को डीप नहीं समझेंगे। ओके, हमने कहा कि अगर आपका एक पॉजिटिव में है तो दूसरा भी पॉजिटिव में होना चाहिए, अगर एक कंपैरेटिव में है तो दूसरा भी कंपैरेटिव में होना चाहिए, अगर एक सुपरलेटिव में है तो दूसरा भी किसमें होना चाहिए, दूसरा भी आपका सुपरलेटिव में ही होना चाहिए। आपको समझाया गया था ना, आइए देख लेते हैं। यहां क्या है, वाइजेस्ट है, यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा द मोस्ट हैंडसम, यहां भी क्या है, यहां भी आपका सुपरलेटिव में है। लेकिन अब ध्यान दीजिए आपने जो आर्टिकल लिखा है ना, आर्टिकल का यूज आपने दोनों के साथ कर दिया है, यहां द आया है और यहां भी क्या है, यहां भी द आया है। और आपको ये ध्यान देना है वाइजेस्ट और मोस्ट हैंडसम दोनों एडजेक्टिव का यूज केवल किसके लिए किया गया है, सौरभ के लिए किया गया है। तो ध्यान दीजिए एक नाउन के लिए हम दो एडजेक्टिव का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एक नाउन के लिए हम दो आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लीजिए भाई। एक ही नाउन के लिए हम 2, 3 या 10 एक ही नाउन के लिए कई सारे एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है, 2, 4, 10, 15, हम जितना चाहें उतना एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं एक नाउन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, हम बात करें डिटरमिनर्स की, तो एक नाउन के लिए केवल एक ही आर्टिकल आएगा, दो आर्टिकल नहीं आ सकते। इसलिए आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको ए पार्ट, इसको बी पार्ट, इसको सी पार्ट का नाम दूं तो गलती किस पार्ट में आएगी, गलती बी पार्ट में आ जाएगी। यहां पर द का यूज क्या है, सुपरफ्लुअस है। तो सेंटेंस ऐसे होगा, सौरभ इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास में स्टॉप करते हैं, ठीक है। से निकिता, Nikita is tallest and the most beautiful girl in her class। लिखा क्या है, निकिता इज, यहां पे द होना चाहिए, निकिता इज द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। निकिता अपनी क्लास में सबसे ज्यादा लंबी और सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। अब तो यहाँ पे द टॉलेस्ट आपने लिखा, कोई इशू नहीं। यहाँ आपने मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ आपने जो द लिख दिया है ये गलत हो गया है भाई। आप द का यूज नहीं, क्योंकि यहाँ पे टॉलेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल ये दोनों एडजेक्टिव निकिता के लिए ही आए। तो एक बार आपने द का यूज कर दिया, दोबारा द का यूज आप मत करिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा, निकिता is the tallest and most beautiful। Nikita is the tallest and most beautiful girl in her class। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर एक बार आपने क्या कर दिया, अगर एक बार आपने यूज कर दिया आर्टिकल द का, तो दोबारा आप द का यूज मत करिए अगर दोनों एडजेक्टिव सेम नाउन के लिए यूज किए जा रहे हों। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो क्या हो जाएगा, निकिता इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा।
इतना क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, ओके। चलिए एक सेंटेंस हम और देखते हैं, फिर क्लास स्टॉप करेंगे। देखिए, his, जैसे सौरभ, is much wiser than his friend। एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, सौरभ is wiser than his friend। अब देखिए दोनों सेंटेंस सही है। अब देखो, अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी लगाना हो तो हम मच का यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरी का यूज नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते सौरभ इज वेरी वाइजर देन हिज फ्रेंड, एक रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, आप चाहो तो कह सकते हो सौरभ इज मच वाइजर देन हिज फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, और हाँ, मच का यूज किया जाता है केवल और केवल इस वाइजर को एम्फसाइज करने के लिए। हम दोनों का मतलब देख लेते हैं। सौरभ अपने दोस्त से ज्यादा समझदार है, और इसका मतलब क्या है, सौरभ अपने दोस्त से कहीं ज्यादा समझदार है। तो इस जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसको एम्फसाइज करने के लिए हम चाहे तो मच लगा सकते हैं, लेकिन हम वेरी का यूज नहीं कर सकते। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, राइट। और ओके, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, राइट। हाँ, तो अगर क्लास अच्छी लगी बेटा, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए, क्योंकि आप जो फीडबैक देते हैं हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।